कुल संख्या पहुंची 12,208। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। रविवार का दिन है, शाम 7 बज रहे हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं एबीपी गंगा का सत्ते पे सत्ता। इस शो में हमेशा की तरह होंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 शहरों की 7 कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपके आसपास तो हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी नजर से कहीं छूट रही हों, मगर उन कहानियों से आपका सरोकार होता है। देश से कोरोना को खत्म करने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई में जुटा हुआ है, जिसमें देश भर के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात लगे हुए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण की कड़ी पर जीत हासिल की जा सके। लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब कोरोना के खिलाफ लोगों ने खुद अभियान छेड़ रखा है। देखिए सत्ते पे सत्ता के लिए वाराणसी से एबीपी संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों पर लगाम लगाने के लिए पिछले कई महीनों से केंद्र और तमाम राज्यों की सरकारें लगी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना की रोकथाम में जुटी सरकार की मदद के लिए अब खुद बनारस के लोग मैदान में उतर गए हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, और कोरोना जिस प्रकार से वैश्विक रूप में अपना प्रभाव बना चुका है और भारत में भी इसकी स्थिति बहुत ही खतरनाक है, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, तो उसके आधार पर उससे प्रेरित होकर के एक छोटी सी टीम हम लोगों ने बनाया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया था, जिसके बाद बनारस के 5 लोगों ने समूह बनाकर खुद ही सैनिटाइजेशन मशीन और सैनिटाइजर खरीदा और अपने मोहल्लों और कॉलोनी को सैनिटाइज करना शुरू किया। और आज इस सैनिटाइजेशन ग्रुप में 350 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं, जो शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर गलियों और घरों को खुद सैनिटाइज कर रहे हैं। थोड़ा उत्साह भी आता है क्योंकि हम जहाँ पे लोग घरों में बैठे हुए हैं वहाँ पे हम निकल के समाज के लिए, लोगों के हित में, सुरक्षा के लिए हम ये सैनिटाइजेशन कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि लोगों का कोऑपरेट भी होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर की बात कही जा रही है। तो जितने ज़्यादा लोग मशीनें खरीदेंगे, अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। कोरोना के दौरान पीएम मोदी कई बार अपने क्षेत्र के जनता से संवाद करते रहे हैं और लोगों से खुद भी कोरोना से बचाव और रोकथाम के उपाय अमल में लाने की अपील की है, जिसका असर उनके संसदीय क्षेत्र पर पड़ा है। और कोरोना के खिलाफ 5 लोगों ने मिलकर छोटी सी शुरुआत की थी। आज वो सैकड़ों लोगों के जुड़ जाने के बाद बड़ी मुहिम बन चुकी है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचने का सबसे कारगर हथियार है फेस मास्क। इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए फिरोजाबाद में पुलिस ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। देखिए संवाददाता कृष्णा पोरवाल की रिपोर्ट। स्कूल की कक्षा, क्लास में बैठे नौजवान, बुजुर्ग और टीचर की भूमिका में खड़े पुलिसकर्मियों की ये तस्वीरें फिरोजाबाद की, जहां कोरोना को लेकर आम जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अनूठा प्रयोग शुरू किया है। दरअसल इन दिनों बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमने वालों को पकड़कर पुलिस इस इंटर कॉलेज में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में लाती है, जहां कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने वालों से सजा के तौर पर सादे कागज पर 500 बार लिखवाया जाता है मास्क पहनना जरूरी है। ये ऐसा पनिशमेंट मिला जिससे कि बस पता पड़ता रहे कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जो इंसान भूल रहा था। हाँ, बस लोगों से यही बोलना है कि मास्क लगाएं और अच्छा करें अपने अपने घर वालों को। जो आज मुझे पनिशमेंट मिला वो तो चलो कुछ नहीं, लेकिन उनकी फैमिली को शायद मिल सकता है। लिखित सजा देने के बाद इस प्रशिक्षण केंद्र में
मौजूद पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मचारी लोगों को कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी उपायों और एहतियात के बारे में भी बताते हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण रोकने से जुड़ी एक फिल्म भी दिखाई जाती है। हालांकि पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी एक कवायद सजा नहीं, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा कदम है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो मास्क पहनकर ही घरों से निकलें और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन तमाम अपील के बावजूद लोगों के लिए अब पुलिस ने इस नए अभियान की शुरुआत की और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसका असर भी दिखना शुरू होगा। फिरोजाबाद से एबीपी गंगा के लिए कृष्णा पोरवाल। कोरोना की वजह से अब दुनिया में काफी कुछ बदल चुका है। वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोग घर से लेकर बाहर तक अपने रहन सहन में बदलाव लाने लगे हैं, जिसमें वाराणसी में चाय की दुकानों पर लगने वाली अड़ी की भी शामिल है। देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। में साबुन से धोएं। समस्या इस बात की है कि बंद कमरे में मोबाइल पर लोगों से बात कर रहे हैं वाराणसी के अरविंद मिश्रा। अरविंद मिश्रा बनारस के उन तमाम बुद्धिजीवियों में से एक हैं जो कोरोना से पहले चाय की दुकानों पर लगने वाली अड़ी में शामिल होते थे और तमाम मुद्दों पर लोगों के साथ चाय पीते हुए चर्चा करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब चाय की दुकानें बंद पड़ गई तो अरविंद मिश्रा ने चाय की दुकानों की अड़ी को डिजिटल अड़ी का रूप दे दिया। फेसबुक पर मैं हमेशा तमाम विषयों पर लाइव रहता हूं, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको डिजिटल अड़ी, जो चाय की अड़ियाँ दुकानों पर फिजिकल हुआ करती थी, उसको मैंने एक कमरे में कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने चाय बनाने से लेकर के और तमाम विषयों पर रोज एक मुद्दे पर चर्चा होती है। चाय की दुकानों पर लगने वाली इन अड़ियों के बगैर बनारस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बनारस में आप कहीं भी चले जाएं, वहां चाय की दुकानों पर चुस्कियां लेते हुए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श करते तमाम लोग मिले थे। लेकिन कोरोना की वजह से चाय की दुकानों के साथ यहाँ होने वाली चर्चाएं भी बंद हो गई। बनारस अड़ियों का शहर है, जो यहाँ चाय की संस्कृति है। चाय पर अड़ियाँ लगती हैं, जैसे 80 पर पप्पू की अड़ी, सोनारपुरा में पल्लू की अड़ी, कमच्छा पर गोविंद सरदार की अड़ी। तो वहाँ पर लोग कोरोना काल से पहले लोग समसामयिक विषयों पर चर्चा करते थे, राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते थे, तमाम विषयों पर, यानी काशी से लेकर के अमेरिका तक की बातें उसी अड़ी पर हुआ करती थी। वो सब बंद हो गई। वाराणसी के लोगों से अपने संबोधन के दौरान बनारस में शुरू हुई इस डिजिटल चाय की अड़ी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। बनारस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वक्त ठहर जाता है, लेकिन कोरोना से पैदा हुए हालात ने बनारस को भी ठहरने को मजबूर कर दिया, तो खुद में इस शहर की रफ्तार समेटने वाली गलियां भी थम गई और चाय की दुकानों पर लगने वाली अड़ी भी। दरअसल इन चाय की दुकानों पर बड़ी संख्या उन लोगों की होती थी जो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं या फिर बुजुर्ग हैं। लेकिन चाय की इन अड़ियों के डिजिटल हो जाने के बाद घरों में बंद होकर भी वो तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। सरहद पर चीन के साथ हुए विवाद के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन लोगों को कई चाइनीज ऐप डिलीट करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब आगरा के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसकी भी काट निकाली है। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट। ये एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिद है। यह अभाव को अवसर में बदलने की जिद है। चीन अगर सोचता है कि उसकी बदौलत ही दुनिया चलती है, तो देख लो तुम्हारा तोड़ इस भारतीय युवा के पास है। हाल ही में गलवान घाटी की घटना ने मानो चीन को घुटनों पर ला दिया है। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप पहले ही देश में बैन कर रखे हैं और कोई भी भारतीय अनजाने में या मजबूरी में चीन के ऐप का प्रयोग न करे,
इसके लिए आगरा के अनुज अग्रवाल नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा ऐप तैयार किया जिसकी मदद से मोबाइल से चीन के ऐप को हटाया जा सकता है। ऐप ये भी बताता है कि चीन के ऐप से मिलते जुलते भारतीय ऐप कौन से हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। इसका नाम चाइनीज ऐप अल्टरनेटिव रखा गया है। लोग चाहते हैं चाइनीज़ एप्लीकेशंस और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को गिव अप करना, बट उनको पता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ है, कौन सी नहीं है। तो मैंने इसको एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया और इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया और जिसको मैंने नाम दिया चाइनीज़ ऐप ऑल्टरनेटिव। अनुज अग्रवाल की माने तो ऐप से ये भी पता किया जा सकता है कि फ़ोन चीन की कंपनी का है या नहीं। साथ ही ये ऐप नोटिफिकेशन के ज़रिए बताता है कि आपके फ़ोन में ये चाइनीज़ ऐप है या नहीं। इससे लोग चीन का ऐप डाउनलोड और इसके प्रयोग से बच सकते हैं। अपर सेक्शन है, तो अपर सेक्शन में हम बताते हैं कि जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं कि वो चाइनीज़ है या फिर वो नॉन चाइनीज़ फ़ोन है। और नीचे वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्कैन नाउ का बटन है, तो जिस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे फ़ोन को स्कैन करता है सारी ऐप्स के लिए और देखता है कि इनमें कोई अगर चाइनीज़ एप्लीकेशन तो नहीं है। अगर वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है तो वो उधर लिस्ट आउट कर देता है। वहीं आगरा के कमला नगर में रहने वाले अनुज अग्रवाल के माता पिता का भी कहना है कि वो अपने बेटे की इस पहल पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने, बाकी जैसा कि आपने कहा कि उसने अपने तरीके से चाइना को मात देने की कोशिश की है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि इस बेटे ने मेरा ये काम किया। भारत की ओर से चीन को हर क्षेत्र में चुनौती समय की मांग है और अगर अनुज जैसे युवा इस तरह की पहल और बीड़ा उठाते रहे तो फिर भारत की जय तो होगी ही। आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सावन में कांवड़ यात्रा पर रोक लगी हुई है। उत्तराखंड में सावन के महीने में मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन आज हर मंदिर खाली पड़े हैं, जिसका असर वहां के आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। देखिए देहरादून से संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज, यानी आ गया सावन का महीना। शिव भक्तों के लिए सबसे खास महीना, उस पर भी अगर सोमवार हो तो फिर शिव मंदिरों में जैसे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन देवभूमि में कोरोना की वजह से इस बार सावन महीने में भी जलाभिषेक के लिए शिवालयों में सन्नाटा पसरा है। मंदिरों की घंटियों पर लगाए गए कपड़े और थैलियाँ, भोले के दरबार के बाहर लंबी लंबी कतारें नहीं हैं, मंदिर के अंदर एक भी श्रद्धालु नहीं है और प्रवेश करने के लिए रस्सियां लगाई गई हैं। ये पूरा संकट कोरोना की वजह से है, जिसने इस बार सब कुछ बदल दिया है। सावन का महीना है, लेकिन कह सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के ये शिवालय आज पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। हालांकि मंदिरों को खोल दिया गया, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के लगातार उत्तराखंड में मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी एहतियात बरत रहे हैं और मंदिरों में आने से कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं। कुछ भक्त यहाँ पर गिने चुने पहुँचते हैं, लेकिन जिस मंदिर पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये देहरादून मसूरी रोड पर स्थित एक शिव मंदिर है, शिवालय है, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें भक्तों की रहती थी। सिर्फ सोमवार को ही नहीं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है और ऐसे में पूरे महीने भर भोले के जय जयकारों से ये मंदिर गूंजते रहते हैं। लेकिन इस साल पूरी तरीके से सन्नाटा है और जिसकी वजह है कोरोना काल। यह है देहरादून से मसूरी रोड के बीच स्थित मशहूर प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जहां हर साल जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जलाभिषेक के बजाय दूर से ही भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, मंदिर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी पूरी फैमिली के साथ आता था, पर अभी बच्चों को नहीं लेके आया हूँ, अकेला आया हूँ। हर वीक में आता हूँ, पर अब अकेला आ रहा हूँ। अब जब मंदिरों में श्रद्धालु ही नहीं आएंगे तो मंदिरों के बाहर दुकान वालों की दुकानदारी कैसे चलेगी? इनका दर्द खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ बदल गया है, लोग आने से डर रहे हैं और आप बेहिचक है लोगों में, खाने में भी
इवन खाने में भी। सावन के महीने में काफ़ी आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कोरोना का इतना डर बैठ गया है लोगों के दिल में कि काफ़ी मुश्किलें। देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। एक वक्त था जब इस मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। शिव मंदिर के पुजारी आदर्श नौटियाल बताते हैं कि कोरोना के कारण सावन का महीना होने के बावजूद शिवालयों में जलाभिषेक करने श्रद्धालु मंदिरों में नहीं आ रहे हैं। प्रभाव तो है ही, मंदिरों में आते कम है, मगर एक ही जिसे तुम प्रेम करते हो, जैसे तुम पहले समय मंदिरों में देते थे, भगत लोग वगैरह जो समय पहले मंदिरों में देते थे, अब वो थोड़ा इस बीमारी की वजह से कम हो गया। पिछले साल तक सावन के महीने में देवभूमि बम बम भोले के जयकारे से गूंजती रहती थी। श्रद्धालुओं का एक ही मकसद होता था कि किसी तरह शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके, लेकिन कोरोना महामारी ने शिव भक्तों की सारी मेहनत पर जैसे पानी फेर दिया हो। फिर भी सब यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान भोले लोगों की जिंदगी फिर से सामान्य बना दे। देहरादून से कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। कोरोना की मार का असर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी के मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें मेरठ के हस्तिनापुर का प्राचीन पांडवकालीन शिव मंदिर भी शामिल है। क्या है इस मंदिर का महत्व, ये बता रहे हैं एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे अपनी इस रिपोर्ट में। में मंदिर का जीर्णोद्धार गुर्जर नैन सिंह ने कराया था और इसका नाम रखा गया श्री पांडेश्वर प्राचीन महादेव मंदिर, क्योंकि मंदिर से उस वक्त जो भी चीजें मिली वो सभी पांडवों से जुड़ी थी। मंदिर परिसर में आज भी मौजूद है भीम का लगाया हुआ प्राचीन वट वृक्ष, जो हजारों साल से तमाम आंधी तूफानों को झेलते हुए आज भी खड़ा है। इसको महादेव ने कहा था कि जो भी मेरी यहाँ पूजा करेगा, इस बरगद की पूजा करने के बाद उसकी मनोकामना पूरी होती है। बड़ी मनोकामना है और इस पेड़ को कई बार तो ये आंधी में भी गिरा, कितनी बार गिरा, लेकिन आज तक ये दिक्कत नहीं हुई। ये पेड़ महाभारत के ज़माने का ही है। और यहीं पर वो कुआं भी मौजूद है जिसके जल से पांडव पूजा से पहले स्नान किया करते थे। मान्यता है कि कुएं के पानी से जो भी श्रद्धा भाव से स्नान करता है उसके कुष्ठ रोग समेत तमाम रोग ठीक हो जाते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि आखिरकार इसकी क्या कल्पना की जा सकती है? आज के इतिहास में इसको किस तरीके से दर्शाया गया है? आज के इतिहास में ये है कि ये प्राचीन कुआं है, पांडवों के ज़माने का कुआं है और इसमें जल हमेशा इतना ही रहता है, कभी ये सूखता नहीं है। और इस कुएं की इतनी मान्यता है, अगर कोई चर्म रोग हो, किसी को रोग हो, किसी को दिक्कत हो या फालिस पड़ा हुआ हो, यदि इसके कुएं के स्नान कर लेता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी मंदिर के पास ही मौजूद है वो प्राचीन गुफा भी, जिसने कभी लाक्षागृह से सुरक्षित निकलने में पांडवों की मदद की थी। आपने देखा कि श्री पांडेश्वर प्राचीन महादेव मंदिर में आज भी महाभारत काल की कई चीजें मौजूद हैं, चाहे भीम के द्वारा लगाया गया बरगद का पेड़ हो या वो प्राचीन कुआं जिसमें स्नान करने के बाद पांडव इस प्राचीन शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। वो गुफा भी मौजूद है जिससे निकलकर लक्षागृह से पांडव बचे थे। इतनी चीजें मौजूद होने के बावजूद भी आज ये श्री पांडेश्वर मंदिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार को अब सोचना भी होगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।